नमस्कार बच्चों। जो आज का विषय है वो मैंने लिया है कविता के रूप में, और इस कविता का नाम है आने वालों से एक सवाल। इस कविता में कवि भारत भूषण अग्रवाल ने आगे आने वाली पीढ़ी से सवाल किया है। और ये प्रतिपादित किया है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो किस प्रकार से इन सवालों का जवाब ढूंढेगी और अपने युग को किस नज़र से देखेगी। इसमें अगला है, इस कविता को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। एक तो आप इस कविता का भाव समझ पाओगे और उस कविता का लिखने का उद्देश्य क्या है, और साथ साथ इस कविता का सार क्या है। ये 3 प्रश्न बनेंगे और तीनों प्रश्न आपको आने चाहिए, जबकि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर होगा वो एक ही होगा, चाहे वो कविता का भाव हो, उद्देश्य हो, चाहे सार हो। तो आपको इस तरह से इस प्रश्न को तैयार करना है। बाकी मैं इस प्रश्न का PDF उपलब्ध करवा दूँगा। तो हम इस कविता में आगे बढ़ते हैं। कवि आरंभ में लिखता है युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए। ये जो भारत भूषण अग्रवाल जो बात कर रहे हैं इस कविता में, ये अपने समय की बात कर रहे हैं कि उस समय क्या था और आगे आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, और उस समय की जो नई पौध है या नई पीढ़ी है उसके बारे में क्या सोचेगी। अब इस कविता में कवि ने 2 प्रसंग उठाए हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें दोनों प्रश्न कौन से हैं। ये जो कविता है ये महात्मा गांधी से भी जुड़ी हुई है और हमारी आज़ादी के बाद की जो स्थिति है उसको भी ये आख्यायित करती है। तो हम शुरू करते हैं। पहला है तुम। इसमें तुम का मतलब है जैसे कि युवा पीढ़ी है या आने वाला जो समय है उसमें जो ये कविता पढ़ेगा उसको संबोधित करते हुए लिखा है कि तुम जो आज से 100 वर्ष बाद, यानी कि कवि अब लिख रहा है और उसके 100 वर्ष बाद मेरी कविताएं पढ़ोगे। तो युवा पीढ़ी को संबोधित करता है कि जब कभी आपको मौका मिलेगा या कभी आपको सिलेबस में मेरी कविताएं पढ़ने को मिलेंगी, तब तुम मेरी धरती की नई पौध के फूल, यानी कि तुम जो पढ़ने वाला है वो एक तरह से हमारी धरती का एक खिलता हुआ पौधा है या बढ़ता हुआ पौधा है। तुम जिनके लिए मेरा तन मन खाद बने, अर्थात तुम्हारी इस बढ़वार में, अर्थात तुम्हारी प्रगति में जो मेरे भाव हैं वो तुम्हें नई ऊंचाइयां प्रदान करें या वो एक तरह से एक खाद के रूप में काम करें। तुम मेरी इन रचनाओं को पढ़ोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब प्रश्न करता है कवि कि जब तुम पढ़ रहे होगे मेरी रचनाओं को, मेरी कविता को, तो तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठ रहे होंगे या क्या क्या तो तुम सोच रहे होगे। तो ये है कुछ पंक्तियाँ। अब बात करते हैं इन पंक्तियों में क्या विशेष है। अब बात करें विशेष की, यानी कि प्रत्येक जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे किसी भी पद का तो उसका सरलार्थ करना होगा। तो सरलार्थ में इसमें विशेष क्या है। विशेष में आ जाएंगी भाषा है, अलंकार हैं, गुण हैं, और बाकी आ सकते हैं इसमें प्रतीक भी आ सकता है, छंद भी आ सकता है और बिंब भी आ सकता है। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें बस इन तीनों का जिक्र करेंगे। भाषा की बात करें तो इसकी भाषा बिल्कुल साफ़ सुथरी है, आम लोगों के नज़दीक है, इसमें कोई क्लिष्टता नहीं है, यानी कि सरल, स्पष्ट, सहज और प्रभावशाली है। अब अलंकार की बात करें तो कहीं इसमें अलंकार किसी प्रकार का नहीं है, कहीं पर पंक्ति में अनुप्रास अलंकार हो सकता है। अब गुण की बात करें तो गुण 3 प्रकार के हैं, जैसे कि आपको पता है। तो इसमें क्या है, प्रसाद गुण है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगली इसकी पंक्ति क्या है, और यह भी पढ़ाया जाएगा कि एक और राज्य था, यानी कि आप जब पढ़ोगे तो आपको यह पढ़ाया जाएगा कि एक और राज्य था। एक और राज्य का मतलब यहाँ से भारत से है, यानी कि एक और राज्य था यानी कि भारत से है, जो संसार भर में शांति का मंत्र देता रहा। ये शब्द गलत है, शांति का मंत्र देता है, यानी कि जो भारत है वो हमेशा ही
से ही संसार को शांति का पाठ पढ़ाता रहा है, उसने कभी भी हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं किया। पर जिसे अपने ही घर में, अब भारत की बात कर रहा है कब, 1947 के बाद, कि जिसे अपने ही घर में भाई भाई के बीच दीवार खड़ी करनी पड़ी। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत को जो शांति का मंत्र प्रदान करता रहा, हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाता रहा, उसे ही हिंसा का शिकार होना पड़ा। और भाई भाई के बीच का मतलब है हिंदू मुसलमानों के बीच, यानी कि हर मतलब फूट पड़ गई और इन दोनों के बीच है वो मज़हब की दीवार खड़ी कर दी गई या खड़ी हो गई। जो हर पराधीन देश की मुक्ति में लगा रहता था, अर्थात भारत हमेशा यही चाहता था कि कोई देश पराधीन न हो, और अपनी पराधीनता के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था और सफलता भी पाई थी। अंत में फिर प्रश्न करता है, पर जिसके अपने ही अंग पराय बंधन में जकड़ गए, अपने ही अंग पराय बंधन में जकड़ गए, पराय बंधन का मतलब है पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान की बात हो रही है यहाँ पर, पाकिस्तान कहने का मतलब है जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उसके तुरंत बाद ही भारत के दो टुकड़े हो गए, अर्थात भारत का अपना अंग एक पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति बताई है, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसके पीछे के जो कारण है, वो जो जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जो कट्टरता फैली, जो फूट पड़ी, जो दंगे हुए, उसी का ये परिणाम पाकिस्तान बना, जो कि भारत का ही अपना एक अंग था, जो कि अब पराया हो गया। अब अगली इसकी जो पंक्तियां हैं वो विशेष की बात करें तो इसकी भाषा करें, भाषा वही पहली वाली पंक्ति की भाषा सरल है, स्पष्ट है, सौम्य है, प्रभावशाली है, कोई विशेष इसमें ऐसे क्लिष्टता या वो नहीं है जिससे कि समझने में मुश्किल हो। अब अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें सिर्फ अनुप्रास हो सकता है, बाकी किसी प्रकार का कोई अलंकार इसमें नहीं है। अब काव्य गुण की बात करें तो काव्य गुण कहें तो इसमें वही है, प्रसाद गुण है, अर्थात इस सब पूरी कविता में प्रसाद गुण है। अब भाव सुंदरी की बात करें तो इसके अंदर भाव क्या है, अंदर कवि इस पंक्तियों में क्या कहना चाहता है। इस पंक्तियों में प्रत्यक्ष रूप से कवि यही कहना चाहता है कि हमें अहिंसा अपनाते हुए हमेशा भाईचारे और सौहार्द पूर्वक रहना चाहिए, और हमें धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। यही आने वाली पीढ़ी को कवि संदेश देना चाहता है कि इसी का परिणाम था कि हमारे दो टुकड़े हो गए, अपना जो अंग था पाकिस्तान वो पराया हो गया। अब इसकी अंतिम पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से गांधी को संबोधित करते हुए क्या कहा है, बच्चों मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहे, और फिर उस व्यक्ति की जिसने अपने देशवासियों को सोते से जगाकर, यानी कि महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारतवासियों को जगाया, उन्हें प्रेरित किया, सारे संसार को शांति का रास्ता बताया, यानी कि महात्मा गांधी ने सभी को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और जब इस पाठ को सारा संसार यानी कि मानने लगा, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने लगा, तब जिसके देशवासी ने यानी कि हमारे भारत के किसी वासी ने अर्थात नथुराम गोडसे ने ही उसकी जान ले ली। तो कहने का मतलब है जिस व्यक्ति ने एक नई राह दिखाई संसार को, एक सिद्धांत दिया शांति का, तो उसी व्यक्ति की उसी देश के किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी। तो कि ये कभी कहना चाहता है कि ये एक तरह से गलत हुआ, यानी कि अब उस पीढ़ी पर बात कर रहा है। जैसे आप इस कविता को पढ़ रहे हो तो अब आपको सोचना है कि इसके अंदर क्या सही था और क्या गलत था, और आगे आपको इन सब चीज़ों से गांधी से, हमारे भारतीय विभाजन से आपको क्या प्रेरणा है, ये आपको अप्रत्यक्ष रूप से कवि ने संदेश दिया है। अब इन्हीं पंक्तियों का सौंदर्य की बात करें तो कोई विशेष बात नहीं, वही पिछले वाला सौंदर्य हो जाएगा। भाषा वही है, सरल है, स्पष्ट है, समझने वाली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग इसमें आप लिख सकते हो, और भाषा में कहीं कोई बनावट या कृत्रिमता नहीं है। अब अलंकार की बात करें तो आप सिर्फ इसके अंदर अनुप्रास की बात कर सकते हो, कहीं हो सकता है, अदरवाइज़ कोई ऐसा उसमें वो नहीं है। अब गुण की बात करें तो गुण तीन ही होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। अब ओज इसमें नहीं है, मधुरता
को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। अब प्रसाद है यानी कि सीधी सादी भाषा है। अब भाव की बात करें तो इसमें कवि यही कहना चाहता है कि इस प्रकार की जो हमारे देश में परिस्थितियाँ घटित हुई, उन परिस्थितियों से आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम उन्हीं रास्तों पर चलेंगे जिन रास्तों का परिणाम दुष्परिणाम हमने भोगा है, तो आगे भी यही परिणाम हमें यानी कि दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ सकते हैं। तो ये इस कविता का भाव है। अब बात करें इस कविता का सार, तो इस कविता का सार का मतलब यही है, इसमें कवि ने आने वाली पीढ़ी को यानी कि 100 साल या जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं, हमको संबोधित करते हुए लिखा है। और हमारे जो देश में घटित होने वाली जो 2 प्रमुख घटनाएं हैं उनका वर्णन इसमें किया है। पहली घटना कौन सी है? भारतीय विभाजन से संबंधित है। और दूसरी घटना का क्या वर्णन है? महात्मा गांधी की से संबंधित है, महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित है। तो इन दोनों घटनाओं से कवि यह प्रतिपादित करना चाह रहा है कि इस प्रकार की अगर कहीं स्थिति बनती है आगे आने वाले समय में, तो हमें इस प्रकार की स्थितियों को कैसे रोक सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भी कवि ने सुझाव दिया है। तो कहने का मतलब ये है, आप इस कविता से एक ही प्रश्न बनता है, वैसे तो बाकी 3 प्रश्न हो सकते हैं, जैसे भाव हो गया, इसका उद्देश्य हो गया, इसका सार हो गया, लेकिन तीनों का एक ही उत्तर बनेगा कि जो इस कविता में है उसको बताते हुए आप इसका प्रश्न तैयार कर सकते हो। धन्यवाद।